एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नेटिजन फाउंडेशन अकेडमी लातूर में। मैं आपका अपना नावेद अख्तर में फिजिक्स टीचर आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर। हम लोगों ने अभी तक काइनेमेटिक्स को कंप्लीट किया है। काइनेमेटिक्स में भी हमने 1D कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम डायनेमिक्स की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। हमारे मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट क्या था हमारा, डायनेमिक्स में क्या चेक किया जाता था। सर, ऑब्जेक्ट की रेस्ट और मोशन की स्टडी की जाती थी। डायनेमिक्स में क्या करते थे, द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन, और साथ में एक और लाइन क्या जुड़ी हुई थी, वाइल कंसिडरिंग कोज ऑफ मोशन। यानी कि यहाँ पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है तो उसके पीछे हमें यहाँ पर रीजन सर्च करना है। काइनेमेटिक्स में हम रीजन नहीं सर्च करते थे, विदाउट रीजन ही उसकी मोशन की स्टडी किया करते थे। और वहां पे हमारी जो गैलीलियो की इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, गैलीली, उनके अकॉर्डिंग हम लोग उस प्रॉब्लम्स को, उस चैप्टर को हमने पढ़ा, उसकी प्रॉब्लम सोल्व करी। ओके, अब आप लोग उसको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप लोग कर सकते हैं। कोई डाउट्स है तो पूछते रहिए। अब हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसी के लिए हम लोगों ने कल एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में, और वहां पे हम लोगों ने बात कही थी कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है, जिसमें हमने लॉ ऑफ ट्राइंगल या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में एक डेरिवेशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का किया था। अब और आगे बढ़ जाते हैं हम इसी क्रम में बढ़ते हुए। तो हमें देखना होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे हियर इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इट इज कंप्लीट डायनेमिक्स। वेक्टर जो हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, उसका यूज हम यहाँ पर कर रहे होंगे। एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है कि कोई भी एक फोर्स का कंपोनेंट लिखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम से, तो साइन थीटा कोस थीटा आपको निकालना वहां से आ रहा था। ओके, आगे बढ़ जाइए, बात कर लेते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो आज का लेक्चर हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो मैंने थोड़ा सा माइंड मैपिंग करके इस चैप्टर का ट्री बनाया है यहाँ पे, उसको कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में भी आपसे बात करी है। तो आप लोग इसको देख लीजिए और आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ में। कहाँ पे किसको कैसे पढ़ा जाएगा इस सब के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो देख लीजिए, सबसे पहली चीज हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे फोर्स के बारे में। करेक्ट, जब फोर्स की बात हो जाएगी, फोर्स की सारी डिटेल्स हमको मिल जाएगी, तो हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, कि फोर्स की कितने टाइप्स हैं। तो हमें यहाँ पर 3 कैटेगरीज दिख रही है। एक दिख रही है बैलेंस अनबैलेंस, एक कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट, और एक दिख रही है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। आप लोगों को क्लैरिटी देने के लिए बता दूं कि ये आप लोगों को बहुत पहले से पता है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट भी आप लोगों को पता है। ये 2 कैटेगरीज तो हमने पढ़ ली है, लेकिन फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर के बारे में हमने बहुत ज्यादा बात नहीं की है, और शायद आप लोगों में से किसी को मालूम होगा, किसी को नहीं। तो यहाँ पे हम एक थोड़ी सी एक नई चीज इंक्लूड करने वाले हैं, इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। जब ये फोर्स की सारी बातें, सारी कहानी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, तो हम बढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन की तरह। लॉज ऑफ मोशन जब हम पढ़ रहे होंगे, ये किसने दिए थे? सर न्यूटन ने दिए थे। क्या दिए थे लॉज ऑफ मोशन? न्यूटन ने इनर्शिया के बारे में बताया था, मोमेंटम और इंपल्स के बारे में बताया था, एक्शन रिएक्शन। यानी कि न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, जिससे हमें फोर्स की डेफिनेशन पता लगती है। इस चैप्टर के लिए आप लोगों को एक सबसे जरूरी चीज जिसका ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लोग कोज की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि रीजन जान रहे हैं मोशन के पीछे क्या है। तो आप जब मोशन के पीछे रीजन जानने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरा आप लोगों से यहाँ पर एक चीज बोलने का है, जो बात आपको बतानी है वो यही रहेगी कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें। इसमें बहुत छोटे छोटे टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स बनते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं। थ्योरी बेस्ड इसमें एमसीक्यूज आते हैं बहुत अच्छे से। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में बहुत सारे हमको मिलेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन में जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जो हमें क्या देगा, फोर्स की डेफिनेशन देगा। वहीं से हम इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, जो हमें क्या देगा, मोमेंटम और इंपल्स दे रहा होगा। ठीक है, मोमेंटम जब पढ़ेंगे हम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हमें यहाँ पे पढ़ना है, और मोमेंटम के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंपल्स पढ़ने वाले हैं। फिर हम थर्ड लॉ की तरफ बढ़ जाएंगे, जो हमें एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में बताता है, एक्शन रिएक्शन के बारे में बता रहा होता है। जब ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएगी, हम मास और वेट की बात कर लेंगे। वैसे आप लोगों ने पहले की हुई है, वो छोटी सी बात कर लेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि सिर्फ बात करनी है, आता आप लोगों को है वो। फिर हम पढ़ेंगे टेंशन फोर्स के बारे में। तो टेंशन फोर्स की वजह से कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे उसको सोल्व करेंगे। पुली वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, पुली के न्यूमेरिकल्स। फिर वेज वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे, यानी कि इंक्लाइन प्लेन। फिर फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स करेंगे। जब ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो इसी क्रम में आप लोगों को आगे बढ़ना है, तो तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया है, तो अब हम सबसे पहली बात कर लेते हैं फोर्स के बारे में, जो आजकल अभी मैं इन सबकी थोड़ी थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ यहाँ पे।
उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग चार्ट बना लीजिए अपने चैप्टर का, और जैसे आप लोग का चार्ट बन जाए मुझे बता दीजिए। बन गया है? यस सर बन गया है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने अगर चार्ट बना लिया है तो सबसे पहली बात किसकी करें, हम फोर्स की कर लेते हैं कि फोर्स होता क्या है, कैसे होता है, कहाँ होता है। सुनते चलो। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सबसे पहले फोर्स के बारे में। तो फोर्स के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, आप लोग बताएं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो फोर्स के बारे में हम ये जानते हैं कि फोर्स कोई एक एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट, जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे रिएक्शन करता है, एक्शन करता है। जब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्शन करता है, रिएक्शन करता है, तो आपने वहां पे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे पढ़ा था। सभी को याद होंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? जी बिल्कुल याद है। जब सभी को इफेक्ट्स ऑफ फोर्स याद हैं तो फोर्स की डेफिनेशन की बात कर लीजिए। सबसे पहले हम होती क्या है, इस सबको नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। आज बस तुम शांति से बैठो, सुकून से बैठो, अपनी नोटबुक्स में ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद सुनते रहो। जो काम की चीज लगे उसको नोट करते रहना। बाकी आज हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, कहानी सुननी है। आज आप लोगों को मेरी भावनाएं समझनी है। अगर आज आप लोग भावनाएं समझ जाएंगे, ये चैप्टर आगे हमें बहुत आसान पढ़ने वाला है। तो सभी लोग ज्यादा जज्बाती ना होते हुए मेरी भावनाओं पे ध्यान दें, बोर्ड पे ध्यान दें, आपकी कहानी पर ध्यान दें। ठीक है। फोर्स, तो फोर्स को डेफिनेशन सभी को आती है। क्या होता है, बहुत सारी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि सर क्या लिख सकते हो, फोर्स इज एन एक्शन, और क्या लिख सकते हो, फोर्स इज पुश और पुल, बहुत बेसिक डेफिनेशन तुम लोग पढ़ते हुए आए थे। और क्या लिख सकते हो कि सर फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज और ट्राइज टू चेंज शेप, साइज और पोजीशन ऑफ द बॉडी। कैसे करता है फोर्स शेप, साइज और पोजीशन ऑफ द बॉडी को चेंज? मान लीजिए एक यहाँ पे प्लेन पे आपके पास में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका कोई मास m है, उसके ऊपर आपने ऐसे फोर्स F अप्लाई किया, तो ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, इस साइड में, ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो फोर्स लगने की वजह से आपने क्या देखा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज और ट्राइज टू चेंज पोजीशन, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। यानी कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की साइज चेंज कर सकता है। तो ये सब क्या है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में आते हैं। यहाँ से पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा आपको कि वो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या क्या थे, एक बार रिकॉल कीजिए। सर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ये थे कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और फोर्स कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मोशन टू रेस्ट और रेस्ट टू मोशन। यानी कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट, अगर रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट तो उसको किस में लेके जा सकता है, मोशन में लेके जा सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको किस में लेके आ सकता है, रेस्ट में लेके आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग गाड़ी चला रहे हैं, सामने कार खड़ी हुई थी, जाके हमने टक्कर मार दी, तो क्या हुआ, फोर्स लगा। फोर्स लगा तो आपको रेस्ट, मोशन से कहाँ पे लेके आ गया फोर्स, सर रेस्ट में लेके आ गया। तो अगर वो जो कोलिजन था आपकी और गाड़ी की जो टक्कर हुई थी, अगर वो बहुत ज्यादा होगी तो फोर्स कहाँ ले जाएगा आपको, सर एब्सोल्यूट रेस्ट पे लेके चला जाएगा, बिल्कुल उधर। तो फोर्स आपकी पोजीशन चेंज कर सकता है, यानी कि मोशन में ला सकता है। किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, किसी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज भी चेंज कर सकता है, यानी और पोजीशन भी चेंज कर सकता है। आगे बढ़िए। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और साथ ही साथ वेलोसिटी या स्पीड की जो भी आप बात करेंगे उसको भी चेंज कर सकता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसके ऊपर थोड़ा फोर्स और लगा दीजिए, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दीजिए, वेलोसिटी कम हो जाएगी। थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो मोशन की डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। ओके। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को टर्न भी कर सकता है, रोटेट कर सकता है, बिल्कुल जैसे हम बात करते थे डोर को रोटेट करने की। यस सर, सर हमारे यहाँ तो स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है, तो भाई रोटेशन वाले डोर भी आ रहे होते हैं। तो ओके, जब ये सब चीजें फोर्स कर पा रहा है तो फोर्स के बारे में और बताइए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सर माँ के बराबर। कौन सी माँ, सर F इज इक्वल टू ma। राधे माँ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो F इज इक्वल टू ma, ये भी किसके बारे में बता रहा है हमें, फोर्स के बारे में। ये क्या है, फोर्स का फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन कहाँ जाएगा, अभी कैलकुलेट करेंगे, डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें जो फोर्स के बारे में फोर्स का फॉर्मूला निकाल के देता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो आपको फोर्स की डेफिनेशन देता है, मगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको फोर्स का फॉर्मूला कैलकुलेट करके दे रहा होगा। ओके, आगे बढ़िए। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, सर न्यूटन। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या है, डायन। एक न्यूटन में और डायन में क्या रिलेशन है, सर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन।
कैसे निकाला गया था ये, हमने कैलकुलेट किया था, तो हमने इसकी कौन सी यूनिट लिखी थी सर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हमने एम के यूनिट लिखी थी। तो किसके बराबर होता है सर, 10⁻⁴ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप किलोग्राम और मीटर को ग्राम और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1000 × 100 10⁵ तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बारे में इक्वल। ओके, फोर्स स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, तो इसका मतलब फोर्स के पास क्या क्या होगा, फोर्स के पास होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। बट फोर्स वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये कौन सा लॉ फॉलो कर रही होगी, एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन या फिर वेक्टर सम ऑफ एडिशन, यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिसको हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बोला, वेक्टर का एडिशन। तो आप बोलेंगे कि सर जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो फोर्स को आप एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते। अगर आपको फोर्स को ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सब फोर्स को हमें ऐड करना है, रिजल्टेंट निकालना है फोर्स का। दो डिफरेंट फोर्सेस जो एक ही ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर F1 ऐसे लग रहा है, यहाँ पे F2 इस तरीके से लग रहा है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो F1 F2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे निकालेंगे आप लोग, F नेट F रिजल्टेंट सर √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ये हमारे पास एक तरीका है, इसी को बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में हमने इसका प्रूफ भी कल किया था। ओके, फोर्स के लिए जो तीसरी सबसे जरूरी चीज है जिसके बारे में हम बहुत बात नहीं करते हैं, वो होती है, क्या होती है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या होती है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कल ये सब शॉर्ट में मैं दिखाऊंगा, बट अभी देखिए, अगर आप लोग अभी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं साथ के साथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये मैग्नीट्यूड तो हुआ, समझ में आया, डायरेक्शन थी वो भी समझ में आया, लेकिन फोर्स के बारे में जो तीसरा पॉइंट हमने देखा ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वो सर समझ में नहीं आ रहा है। क्या होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। लेट्स सपोज आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से बोतल है, हाँ वही डीमार्ट वाली बोतल है, मत देखो उसको इतनी जोर से। तो बात कीजिए कि इस बोतल पे हमें फोर्स लगाना है, ठीक है, मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा इस पॉइंट पे, तो बोतल क्या होगी, अगर ऐसे फोर्स लगाऊंगा सर आगे मूव करेगी इस तरीके से, ठीक है। अगर तुम्हारा फोर्स यहाँ ऐसे लगेगा तो भी आगे मूव करेगी, लेकिन जैसे जैसे फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि वो पॉइंट जहां पर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आपकी मोशन बोतल आगे बढ़ रही है, रोटेट हो रही है सर, रोटेट हो रही है, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर चेंज होगा, ये इस तरीके से बोतल है, यहाँ फोर्स लगाओगे क्या होगी, आगे बढ़ेगी, यहाँ फोर्स लगाओगे तो आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करते जा रहे हैं, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ कहीं ले आए या टॉप पर ले आए, तो बोतल क्या कर रही है अब आपकी, जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आ गया, तो आपकी बोतल क्या कर रही है, आपकी बोतल रोटेट हो रही है। यानी कि आपने देखा एक ही ऑब्जेक्ट के दो तरीके से मोशन कर दिया आपने फोर्स की वजह से। एक तो कैसा कर दिया, ये जो वैसे रखा था तो यहाँ फोर्स लगा तो इसको इस तरीके से आगे बढ़ा दिया, ये लो बढ़ गई। लेकिन जैसे ही आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि फोर्स का जो पॉइंट था जहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किया, तो फोर्स क्या हो गया अब आप लोगों का, क्या कर दिया फोर्स ने, सर ऑब्जेक्ट पहले तो स्ट्रेट लाइन यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा था, अब ऑब्जेक्ट रोटेशन करने लग गया इस तरीके से, इस तरीके से। क्या हुआ, आपने ऐसे फोर्स लगाया, आपने क्या चेंज किया, फोर्स चेंज किया गया नहीं, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज किया गया नहीं, फोर्स की डायरेक्शन चेंज किया गया नहीं, ना आपने फोर्स चेंज किया। भाई अगर 5 न्यूटन फोर्स यहाँ लगा रहा था तो 5 न्यूटन फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, 5 न्यूटन फोर्स भी इसी डायरेक्शन में था, ये भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी वही है, फोर्स की डायरेक्शन भी वही है, बट फिर भी रिजल्ट अलग अलग मिल रहे हैं। इस रिजल्ट के अलग मिलने के पीछे रीजन क्या है कि सर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब वो पॉइंट जहां पर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो, उससे डिसाइड होगा कि उस ऑब्जेक्ट की मोशन कैसे होने वाली है। यहाँ लगाओगे तो आगे बढ़ेगी और यहाँ लगाओगे तो रोटेशन मिलेगा, ये लो इस तरीके से। आया समझ में, यस सर। तो आपको हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का ध्यान रखना है फोर्स के बारे में। जब इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और फोर्स की बात करें, क्या होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे समझने के लिए, और इस चैप्टर में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के यूजेस आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में। तो आप लोग हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और कौन से पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, जिस अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट का मोशन का क्या फाइंड आउट कर सके, किस तरह से मोशन करने वाला उसका गेस कर सकें, ऑब्जेक्ट की कंडीशन को गेस कर सकें। ओके आगे बढ़िए। अब एक और बात, कितना फोर्स हुआ, यस सर हुआ, इतना सा इसका इंट्रोडक्शन हुआ, बिल्कुल हुआ। तो कहानी को आप लोग सुनते रहे, नोट डाउन करने की कोई लोड वाली बात है ही नहीं आज।
तुम लोगों के लिए मंडे अच्छा कर दिया आज मैंने कि हाँ सर ठीक है। तो लिखिए, लिखना नहीं है मतलब देखिए कि अब टाइप्स ऑफ फोर्स, तो हमने अभी तक पढ़ा था कि सर टाइप्स ऑफ फोर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स। हमने टाइप्स को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया है फोर्स को, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स इधर लग रहे हैं, बैलेंस है अनबैलेंस? सर अनबैलेंस है। इस फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट इधर मोशन करेगा, इधर मोशन करेगा। इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स इधर लग रहा है, बैलेंस है अनबैलेंस? सर अनबैलेंस है। ये F1, ये F2, ये F3, तीनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो अनबैलेंस है। मगर ये कर दिया मैंने, इधर एक और फोर्स लगा दिया, कौन सा? F4, और बोल दिया गया कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F3 प्लस F4, ठीक है। बोल दिया ऐसा मैंने, मान लिया हमने ऐसा। अब ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहे हैं उनका सम इक्वल है, अलग अलग है सर सम उनका, इस साइड वाले फोर्सेस का सम इज इक्वल टू दिस साइड वाले फोर्सेस का सम। तो ये बैलेंस फोर्स है अनबैलेंस फोर्स है? सर बैलेंस फोर्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे बताओगे कि उस पर बैलेंस फोर्स लगा है या अनबैलेंस? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इसका मतलब उस पर या तो फोर्स लग नहीं रहा है, या जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका रिजल्ट में कितना है? जीरो है, यानी कि बैलेंस फोर्स है। यह ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उसकी वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मोशन, तो भी उस पर कौन सा बोला जाएगा? बैलेंस फोर्स बोला जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो फोर्स कौन सा होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। ये आप लोग अभी तक पढ़ते हुए आए। फिर आप लोगों ने पढ़े कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपने क्या क्या पढ़ा था? पहले कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं इसको डिफाइन करिए। जैसे फोर्स जो किसी दो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आने लगते हो, कॉन्टैक्ट फोर्स, और ऐसे फोर्स जो बिना कॉन्टैक्ट में एक्ट करें उन्हें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोला जाएगा। अगर हम इनकी नेमिंग करने लगे तो क्या लिखेंगे? बोलिए, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स, याद है? यस सर याद है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिल्कुल याद है। और एक मैग्नेटिक फोर्स, ये भी याद है? यस। अच्छा, और कौन कौन से फोर्स थे? नॉर्मल फोर्स, यस बिल्कुल था। मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, बिल्कुल था। उनको नहीं लिखेंगे या नहीं आने वाले हैं काम, आएंगे जब उसकी बात कर लेंगे, हमें आते हैं वो। एक होता है हमारा नॉर्मल फोर्स, दूसरा कौन सा था? सर एक फ्रिक्शन ले लो, और क्या ले लें? बोलो, टेंशन वाला फोर्स ले लो, यानी कि टेंशन फोर्स। और एक और आएगा कॉन्टैक्ट फोर्स में, उसकी भी हम बात करेंगे कैसे आएगा, वो न्यूमेरिकल किस तरह लगेगी। ग्रेविटेशन फोर्स क्या था? दो ऑब्जेक्ट, कौन से वाले ऑब्जेक्ट? दो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास में क्या हो? मास हो। दो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास क्या रहेगा? मास रहेगा। अगर ऐसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास हो और वो कुछ डिस्टेंस पे रखे होंगे, तो वो किसी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास m1 है, m2 है, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आता है? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं, पर आज नहीं, अभी नहीं। ये हमारे 9th क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम है, हमारी ही क्लास में इसी आने वाले टाइम पे चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन। उस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। तुम्हें जो पूछना है फिर तब पूछिएगा। तारे तारे हम वहाँ पे ये भी बताएंगे किसी प्लेनेट की रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी प्लेनेट का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी प्लेनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, एक ही प्लेनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किस अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, अलग अलग प्लेनेट पे वो वैल्यू कैसे आएगी, ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है, ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो हमारे सोलर सिस्टम की वर्किंग में ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या रोल है, हमारे सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स का रोल पढ़ने के बाद एस्केप वेलोसिटी की बात करेंगे, यानी कि किसी भी सैटेलाइट को जब लॉन्च किया जाता है अर्थ के ऑर्बिट में सेटल करने के लिए तो किस स्पीड से लॉन्च करते हैं, किसी सैटेलाइट को मंगल के लिए लॉन्च किया जाता है तो कैसे लॉन्च कर रहे होते हैं। इस सभी तरह की कहानी को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। किसी एक से ऑब्जेक्ट को फेंकना है हमें, जिसको वापस अर्थ पे नहीं बुलाना, बाहर निकाल देना है, इंटरस्टेलर की तरह कि सर दूसरे ही प्लेनेट पे चले जाओ, एसगार्ड चलते हैं, तो वहां पे दूसरे प्लेनेट पे जाने के लिए, यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बिल्कुल एस्केप कर जाने के लिए जो वेलोसिटी, जिसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, उसके लिए हम कितनी स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे, ये सारी बातें हमें ग्रेविटेशन में करनी रहेगी। तो ग्रेविटेशन को बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, बट अभी नहीं, आगे चल के। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हमारा एक सेपरेट चैप्टर है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे इस बार थोड़ा सा।
और अगले साल बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्स के साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पढ़ रहे होंगे। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? अगर आप कॉमन मतलब बताने के लिए बोले कि सर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी के Q1 Q2 अपॉन आई स्क्वायर, जहाँ पर के कांस्टेंट है, जो के किसके बराबर होता है 1/4πε0 के बराबर होता है। और इस सब के बारे में हमने बात कर ली थी। ε0 क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो बताता है कि उस एरिया में अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही होगी, ये आपको परमिटिविटी के बारे में बता रहा होता है। तो इस सब की भी डिटेल में बात करनी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ होती है। ε0 की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻² होती है। इतनी चीजें हो जाएगी, 8.85 × 10⁻² होती है। इतनी सारी चीजें हो जाएगी तो हम लोग फिर आगे बढ़ रहे होंगे। और आगे बढ़ने के बाद में हम इससे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या था? दो चार्ज ऑब्जेक्ट जब किसी डिस्टेंस पे रखे हुए होंगे तो क्या रहेगा? उनके बीच में फोर्स लग रहा होगा। चार्ज क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की वो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हो। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर दोनों होते हैं, अट्रैक्टिव भी रिपल्सिव भी। और ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है? ओनली एंड ओनली अट्रैक्टिव। मैग्नेटिक फोर्स का नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव। मैग्नेटिक फोर्स का लगता है दो मैग्नेट के बीच में लग सकता है और किसी मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में लग सकता है और करंट कैरिंग वायर की वजह से भी किसी और पार्टिकल पे लग सकता है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर भी तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ओके, नॉर्मल फोर्स, आगे बढ़ जाइए। नॉर्मल फोर्स, सर नॉर्मल फोर्स हमें बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितनी रिएक्शन हो रही है। जैसे कि मेरे पाम पे मैंने ये एक डस्टर रख दिया है, अभी इस पे कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा नीचे तरफ, हाँ सर इस पे mg नीचे लग रहा होगा, और ये भी कोई फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा होगा, ये कॉन्टेक्ट, हाँ सर ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जो हमेशा कैसे होता है? जो सरफेस कॉन्टेक्ट में होती है उसके परपेंडिकुलर होता है। ओके, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो सर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को जो अपोज कर रहा होता है, इसको हमने डिटेल में चैप्टर में पढ़ा भी था लास्ट क्लास में, इसको हम फिर से पढ़ने वाले हैं और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स के साथ में। ओके, आगे बढ़ो। फिर हम टेंशन फोर्स पढ़ेंगे। टेंशन फोर्स कैसे? टेंशन फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट, लाइक लेट सपोज आपने कोई धागा लिया, धागे से इसको बांध दिया तो ये टाई कर दिया, तो ये क्या होगा? ऐसा करेगा, उसकी वजह से धागे में क्या आ जाएगा? मान लीजिए ऐसे ये धागा था और मैंने यहाँ पे एक एम मास रखा है, तो नीचे कौन लग रहा है? mg। mg की वजह से ये धागा लाइक खींचा हुआ रहेगा या फिर फ्री रहेगा? सर ये बिल्कुल स्ट्रेच्ड रहेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? इसमें टेंशन आ जाएगा। अगर हम ज्यादा फोर्स बढ़ा देंगे mg की वैल्यू, यानी कि धागे के ऊपर फोर्स बढ़ा देंगे तो धागा क्या होगा? टेंशन बढ़ने की वजह से जहां पर उसकी एक लिमिट होगी उसके बाद टूट जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे रबर है, खींचा 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 खींचा, उसमें टेंशन बढ़ रहा होता है क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो, मगर एक पॉइंट पे जाने के बाद रबर टूट जाता है ना, क्योंकि उसकी एक इलास्टिक लिमिट आ जाती है। उस तरीके से सभी ऑब्जेक्ट की एक लिमिट होती है, उसके बाद में वो टूट जाएंगे ज्यादा फोर्स लगाने पे। तो ये टेंशन फोर्स हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो टेंशन फोर्स, पुली, वेज, फ्रिक्शन, ये सब हमें मेनली पढ़ने हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। इनके हमें क्या करने हैं? यहाँ पर न्यूमेरिकल्स करने हैं। एक बार बात कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे आने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि हमें मोशन वगैरह के बारे में सबसे पहले लाइक काफी टाइम से वेद पुराण से तुम चले हुए आओगे, तब से रिसर्च चल रही है। बट अकॉर्डिंग टू साइंस और जो फॉर्मूलाज हमें डिराइव करके दिए गए, तो सबसे पहले कौन थे? हमारे इटालियन एस्ट्रोनॉमर, जिनका नाम क्या था? गैलीलियो गैलीली। ठीक है, कब थे वो? 17th सेंचुरी के समथिंग, करेक्ट है? यस सर। उसके बाद कौन आया हमारे? सर न्यूटन साहब आए हमारे। तो मोशन के बारे में हमें गैलीलियो गैलीली ने आइडिया दिया और न्यूटन ने उसको और ज्यादा ब्रीफ में हमें बताया, कोज ऑफ मोशन बताए। डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन तो गैलीलियो गैलीली बता गया था, मगर कोज ऑफ मोशन किसने बताए? न्यूटन साहब ने आने के बाद में बताए। तो गैलीलियो गैलीली हमारे इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे। किसी को मिलना है तो पहली फ्लाइट पकड़ के जा सकता है, कोरोना बहुत ज्यादा है वहां पे, तो ध्यान रखें अपना। बाकी गैलीलियो गैलीली अब नहीं है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम जब हमारे पास आई कोज ऑफ मोशन के बारे में, तो न्यूटन साहब जो थे हमारे, जिन्होंने क्लासिकल फिजिक्स पे एक छत्र राज किया है। कौन से साहब? हमारे न्यूटन साहब, जिन्होंने क्या किया है? क्लासिकल फिजिक्स पे बहुत वर्क किया है। उन्होंने मोशंस को डिस्क्राइब किया है, उन्होंने लाइट के बारे में भी बोला है, उन्होंने हीट के बारे में भी बात की हुई है। उन्होंने मोशन, तुम्हें लगता है अगर न्यूटन सिर्फ मोशन में था तो तुम शायद गलत हो। न्यूटन साहब वो आदमी हैं जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिए, मोशंस के कोज ऑफ मोशंस दिए, लॉज ऑफ मोशंस दिए। ये सब देने के बाद में उन्होंने
अच्छा, एक चीज़ और बताओगी, न्यूटन साहब ही वो इंसान हैं जिनकी वजह से कैलकुलस हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रेविटेशन और ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूव करने के लिए उन्होंने कैलकुलस की हेल्प ली थी, मैथमेटिक्स की हेल्प ली थी। तो उस वजह से उन्होंने एक नई लैंग्वेज मैथमेटिक्स की, कैलकुलस, एक नया टॉपिक इन्वेंट किया था उस टाइम पे। उस तरीके से कैलकुलस आप लोग पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि न्यूटन सर की कैलकुलस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मगर एक प्रॉब्लम थी उस जमाने में। क्या प्रॉब्लम थी कि उस जमाने में हम लोग इतना हाईटेक नहीं थे, मतलब जो भी अवेलेबल थे, हम तो नहीं थे उस टाइम अवेलेबल, तो वहां पर जो भी लोग अवेलेबल थे वो इतना हाईटेक नहीं थे। जब वो इतना हाईटेक नहीं थे तो उनके पास में जब वो प्रॉब्लम सोल्व किया करते थे या इनको डिस्क्राइब किया करते थे तो इनके एग्जाम्पल्स दिया करते थे, यानी कि क्वेश्चंस जब बनाया गया है और ये सारी चीजें की गई, तो उस टाइम पे वही पेड़ था, रस्सी थी, एप्पल था, बंदर था, थ्रेड था, ये सारी चीजें थी और इंसान था। तो न्यूटन साहब की और इन सारी प्रॉब्लम्स में आपको क्या मिलने वाला है? वही सर, एप्पल मिलने वाला है, ट्री मिलने वाला है, वेज मिलने वाला है, पुली मिलने वाली है, थ्रेड यानी कि रस्सी मिलने वाली है, धागा मिलने वाला है, और बंदर भी मिलने वाला है साथ में। ऐसा होता है ना, बंदर चढ़ रहा होता है ऊपर। तुमने किसी अगर बुक देखी होगी, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे चैप्टर के बारे में, तो वहां पे देखा होगा कि पुली वाली प्रॉब्लम्स में अपने जो न्यूटन साहब थे उनको कोई और इंसान जानवर मिला नहीं था, तो वो बंदर को ही लेके आ गए थे। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर स्टडी करनी होगी, ये सारी न्यूमेरिकल्स। तो देखो, अब आप लोग 17 सेंचुरीज के साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो यार तुम्हें कार, बाइक, मशीनरी ये सारी तो मिलने वाली नहीं है, और तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा जो न्यूटन साहब बोल के गए थे। आज के ज़माने में आती तो पता नहीं कौन कौन से टाइप के पढ़ने पड़ते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ और मैकेनिक्स की एक बहुत अच्छा पार्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो उसके बारे में जब हम स्टडी करने वाले हैं, तो हमें क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ मोशन। आप लोगों को एक चीज़ मिस कर गए हो यहाँ पे, अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर के बारे में बात नहीं करी है, करने वाला हूँ थोड़ी देर में। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर। आप लोग बढ़िया बैठ के कहानी सुनिए, ज़्यादा हो तो फास्ट प्ले करके सुन लीजिए, मगर मैं इतनी स्पीड से बोलता हूँ कि तुम प्ले फास्ट तो कर ही नहीं सकते हो, तो तुम्हें उसको 1 में चलाना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी स्लो भी चलाना पड़े। चलिए ठीक है, बट आराम से अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से हम एक चीज के बारे में बात करते हैं। न्यूटन से पहले मोशन के बारे में किसने बता दिया था हमें? गैलीलियो गैलीली ने। तो गैलीलियो गैलीली ने एक्सपेरिमेंट भी किया था, उसके बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया भी गया था। एरिस्टोटल भी थे तुम्हारे वहां पे, जानते हो क्या? हाँ सर, होगा कोई ना कोई, बात करेंगे किसी दिन के बारे में भी। अच्छे इंसान थे। हाँ, अभी थे नहीं, वो भी परलोक सिधार चुके हैं। तो आ जाइए, यहाँ बात कर लेते हैं। जाने दो, जिसको जाने वाले को कौन रोक सकता है। लॉज ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन से हमें गैलीलियो गैलीली के बारे में बात करनी थी कि उन्होंने मोशन के बारे में क्या बोला था। तो गैलीलियो गैलीली ने मोशन के बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बोला कि अगर दो वेज यानी कि इंक्लाइन प्लेन सेम हाइट के रखे हुए हो, सेम ही हाइट लग रही, बिल्कुल सर सेम हाइट है, ठीक है, मान ली ये भी एच हाइट है, ये भी एच हाइट है, और ये डिस्टेंस भी हम सेम मान लेते हैं। तो उन्होंने बोला, मैं अगर यहाँ से कोई बॉल इस पे स्लाइड करने के लिए छोड़ देता हूँ, तो ये बॉल जितनी हाइट पे यहाँ से चढ़ी है उतनी ही हाइट, जितनी हाइट यहाँ से नीचे आ रही है उतनी हाइट इधर ऊपर जा रही होगी। ओके, अगर हम इसकी हाइट बढ़ा दें इस तरीके से, अगर हम इसकी हाइट बढ़ा दें, तो ये बताइए फिर क्या होगा? कि सर ये जिस हाइट से ड्रॉप की गई है ना, उतनी ही हाइट ऊपर जाएगी, उससे ज्यादा हाइट नहीं जाएगी ऊपर। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आके रुक जा रही होगी, इस पॉइंट पे आके रुक जा रही होगी और वापस नीचे जाने लग जाएगी। तो उन्होंने बोला था, उन्होंने और क्या बोला था, देखो और बताया था उन्होंने मोशन के बारे में। देखिए, उन्होंने ऐसे बताया था कि अगर हाइट कम है और हाइट ये h है और ये h1 है और h ग्रेटर देन h1 है, तो ये ज्यादा हाइट से छूट रहा है। अब ये ज्यादा हाइट ऊपर चलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इधर वेज की जो आपकी इंक्लाइन प्लेन है उसका पाथ बड़ा कर दिया है, तो ये बॉल और ज्यादा दूर तक रोल हो जाएगी। तो हमें गैलीलियो गैलीली ने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट जो यहाँ से ड्रॉप किया गया वो जितनी वेलोसिटी एक्वायर करता है, कि वो जिस हाइट से ड्रॉप किया गया है तो वो इतनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है कि वो उतनी हाइट ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे काम करते हैं आपके लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, सारी चीज छोड़ो, उन्होंने फिर एक और चीज बोली कि अब अगर हम यहाँ पे सामने की साइड से इंक्लाइन प्लेन हटा देते हैं, यहाँ पे सामने की साइड से क्या हटा देते हैं, इंक्लाइन प्लेन हटा देते हैं। तो सामने की साइड से इंक्लाइन प्लेन हटाने के बाद उन्होंने कहा कि ये बॉल फिर जो वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी उस वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती चली जाएगी। कब तक आगे बढ़ती रहेगी?
जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, इसको कोई फोर्स रोके ना। बट अगर ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ ना होके इस पे बहुत सारा फ्रिक्शन हो, तो ये बॉल थोड़ी दूर चल के क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लाइक किसी भी पॉइंट पे थोड़ी दूर चल के रुक जा रही होगी। तो ये सब मोशन के बारे में हमें गैलीलियो ने बताया था। बट इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है हमें, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितनी बॉल ऊपर गई, कितनी नहीं गई, करेंगे इन सब के बारे में बात हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, वहां पे भी करेंगे। बट पहले हम लॉज ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं, हम इसी चैप्टर पे रुकते हैं, ज्यादा आगे नहीं चले जाते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन ने हमें कॉजेस बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन क्यों कर रहा होता है। तो फर्स्ट लॉ क्या था न्यूटन का, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। इनर्शिया का मतलब होता है रेस्ट, जड़त्व, जिसको हिंदी में बोलते हैं, मराठी में भी जड़त्व ही बोला जाता है। तो व्हाट इज द इनर्शिया? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी होती है जो उस ऑब्जेक्ट को अपनी इनिशियल कंडीशन में रखने की कोशिश करती है। लेट्स सपोज कैसे, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी होती है जो उस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने की कोशिश करती है, अपनी इनिशियल कंडीशन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इनर्शिया उसको क्या करेगा, सब रेस्ट में ही रखना चाहेगा। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इनर्शिया क्या करेगा, सब उसको मोशन में रखना चाहेगा। तो रेस्ट में जो इनर्शिया लगता है उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और मोशन की वजह से इनर्शिया ऑफ मोशन। सबकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं अभी, आप थोड़ा थोड़ा ब्रीफ, लाइक बहुत छोटा छोटा कहानी के रूप में इनका एक बार सार सुन लें, फिर हम इसके बारे में जब आपको आइडिया मिल जाएगा तो आगे बात कर रहे होंगे। ओके, बात कीजिए। इनर्शिया का बोला कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो अपनी इनिशियल कंडीशन में रहना चाहता है, वेदर रेस्ट और मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो न्यूटन ने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट विल बी इन इट्स इनिशियल कंडीशन, any object will be in its initial condition whether it is rest or motion until or unless an external force is applied on it, an external force is applied on it। यानी कि जब तक भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा होगा तब तक वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। मान लीजिए लेट्स सपोज जैसे कि रस्टर है, यहाँ पे टेबल पे रख दिया है मैंने, या इसको यहाँ पे रख दिया, क्या मूव करेगा कि जब तक मैं इसको मूव नहीं कराऊंगा, जब तक मैं इसको फोर्स नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर तब तक ये क्या करेगा, यहीं पे रहने वाला है। अगर मैं अपने हाथ को इसको आधे घंटे से रखना चाहूँ तो ये आधे घंटे यहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो रेस्ट की टेंडेंसी है वो बोल रही है कि ये रेस्ट में ऑब्जेक्ट है, यानी कि इनर्शिया जो है इसका वो बोल रहा है कि अगर ये रेस्ट में है तो ये किसमें रहेगा, रेस्ट में। आपका फैन होता है जो मूव कर रहा है अभी, तो वो रेस्ट में है या मोशन में? जब मूव कर रहा है तो सर पहली बात तो ये कि मोशन में है, तो वो किसमें रहना चाहेगा, मोशन में रहना चाहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो ये न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था कि एनी ऑब्जेक्ट विल बी इन इट्स इनिशियल कंडीशन वेदर रेस्ट और मोशन अंटिल और अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो हुआ फर्स्ट लॉ। इनर्शिया के बारे में थोड़ी बात समझ में, इनके और एग्जांपल्स और सारी चीजों के बारे में बहुत बात करनी है, बहुत, मगर हम साथ साथ करते चलेंगे। एक तो बता दूं, इनर्शिया तुम इतने और अच्छे से इसे समझ सकते हो। तुम्हें अभी लॉकडाउन चल ही रहा है मगर सुबह जल्दी क्लास के लिए उठना पड़ता होगा, कई लोगों की क्लासेस चल रही है ऑनलाइन। तो आप लोगों में से एक टेंडेंसी ये होती है, आप चाहते हैं कि अगर मैं सो रहा हूँ तो सोता ही रहूँ, कोई मुझे बेड से ना उठाए। ये आपकी टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया, लाइक ये आपका इनर्शिया है कि आप लोग बेड से नहीं उठना चाहते। बट जैसे ही उड़ती हुई चप्पल आ रही होती है, बेलन आ रहा होता है, झाड़ू आ रहा होता है, सबकी नींद फटाफट खुल जाती है, क्योंकि क्या होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है। तो जब तक भी हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक हम अपनी कौन सी कंडीशन में रहना चाहेंगे, इनिशियल कंडीशन में। वही ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफाइन है। ये ऐसे एग्जांपल दिया था, बेसिक एग्जांपल नहीं है। आगे बढ़िए, दूसरा लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ ये बोलता है कि किसी भी, बताता हूँ क्या बोलता है, चलो पहले सुन लो बाद में लिखेंगे। बताओ क्या हो सकता है, सोचो, याद है सभी को? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन स्टेट्स दैट the rate of change of momentum of an object, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to applied unbalanced force। दो चीजें लिखी है मैंने, यहाँ पे डेल्टा लिखा है, इसका मतलब बड़ा चेंज है, यहाँ पे डी लिखा है, इसका मतलब छोटा चेंज है। ओके, डिफरेंशिएशन को भी बता रहा होता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट यानी कि टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और डेल्टा क्या होता है, चेंज बता रहा है मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो न्यूटन सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट है वो यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम की चेंज होने की रेट है वो किस पे डिपेंड करती है,
उस पर कितना फोर्स लगाया। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है सर? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। साइंस का बहुत खासकर ध्यान रखें। अब आप लोग फिजिक्स में अलग अलग तरह के साइंस आने वाले हैं, SIGN साइंस। तो ये जो साइंस आ रहे हैं अलग अलग तरीके, उनको ध्यान जरूर रखें। प्रॉब्लम्स में कई बार साइन ही आते हैं सीधे। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? मास तो अगर आपको पता ही होगा, तो अगर वो किस वेलोसिटी से चल रहा है अगर आपको वो पता लग जाए तो क्या फाइंड आउट कर लोगे? मोमेंटम। तो आपने देखा होगा, अब इसको एग्जाम्पल को मैं समझाता हूँ आपको। आपने देखा होगा कि एक फास्ट बॉलर है, शोएब अख्तर, मान लीजिए बॉलिंग कर रहा है उस जमाने। तो उसकी एक आदत थी कि एक तो बहुत लंबा रन अप लेता था और अपनी बॉल की जो स्पीड रखता था वो रखता था 150 किलोमीटर पर आवर के अराउंड। इतनी इसकी स्पीड हुआ करती थी शोएब अख्तर की। तो शोएब अख्तर जो बॉल डाल रहा है, जो जब वो बॉलिंग कर रहा है, तो जब बॉल उसके हाथ से छूट के बैट्समैन की तरफ आ रही होती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है सर? 150 किलोमीटर पर आवर के अराउंड। ये बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा होती है, अच्छी खासी स्पीड है। तो ये बहुत ही अच्छी खासी स्पीड है, क्योंकि तुम अपनी साइकिल चलाते हो 20 किलोमीटर पर आवर, बाइक चलाते हो 60 किलोमीटर पर आवर, कार चलाते हो 80, 100, 120, बस यहीं तक हमारी रेंज चल रही है। मगर उस भाई की बॉल आती थी हमारी 150 किलोमीटर पर आवर तक। ओके, मान लीजिए आती थी। उसका थोड़ा सा मास, तो उसका जो मोमेंटम होता था वो कैसा होता था? बहुत ज्यादा। अब अगर आपको उसका मोमेंटम, तो बैट्समैन क्या करता था जनरली? तो सर शोएब अख्तर की बॉल बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में खेलते नहीं थे, छोड़ दिया करते थे। और हमारे एक बहुत अच्छे प्लेयर थे जिनका नाम आपको पता हो, राहुल द्रविड़, जिनको द वॉल बोला जाता है, THEWALL, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट। वो क्या करते हैं, शोएब अख्तर जब 150 किलोमीटर बॉल, 150 किलोमीटर पर आवर की बॉल फेंकने के लिए इतना लंबा रन अप लेके वो बॉल फेंका करता था, राहुल द्रविड़ का एक काम था टक। वो क्या कर देते थे? प्लेट कर दिया करते थे, उसको वहीं रोक दिया करते थे। तो यूँ बताइए, राहुल द्रविड़ को उसकी बॉल को जस्ट रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? मूवमेंट उसकी वेलोसिटी कितनी कर देते राहुल द्रविड़ उस बॉल को रोक देते थे? तो कि सर ऑलमोस्ट जीरो की तरफ, यानी कि रेस्ट की तरफ ले आते थे, बहुत कम डिक्रीज कर दिया करते थे। तो उसका मोमेंटम जो चेंज हो रहा था वो बहुत कम हो रहा है या बहुत ज्यादा? सर बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो वो बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ा राहुल द्रविड़ को, वो कैसा था सर? बहुत ज्यादा लगाना पड़ता था। बट वहीं पे हमारे पास दो प्लेयर्स और थे, जिनमें से एक तो ओपनिंग में आया करता था वीरेंद्र सहवाग, और दूसरे हमारे सचिन तेंदुलकर साहब। तो वीरेंद्र सहवाग, बर्थडे भी था अभी तेंदुलकर सर का, याद है? हाँ सर याद है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर को जब शोएब अख्तर, एक और उनमें खासियत थी शोएब अख्तर में, वो 150 किलोमीटर पर आवर की बॉल पे बाउंसर्स भी डाला करते थे। बाउंसर मतलब जो बॉल यहाँ से हिट कर रही हो सर, लाइक आपके शोल्डर से ऊपर से जा रही हो। तो जब वो बाउंसर डाला करते थे तो शोएब सहवाग और सचिन क्या करते थे, उस बॉल को सिर्फ एक छोटी सी डायरेक्शन देते थे, उस अपने बैट को इधर लेके जाते थे, लाइक ऐसे बैट्समैन खेल रहा है तो वो इस तरह से बैटिंग करते थे और बॉल सीधे बाउंड्री पार हो जाती थी। बॉल बाउंड्री पार क्यों हो गई? अब वहां पे क्या कंसेप्ट हुआ, राहुल द्रविड़ को उसका मोमेंटम चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, मगर इन लोगों ने तो जरा सा फोर्स आ गया। बॉल बस क्या करते थे वो लोग, बाउंसर जब भी आता था वो ऐसे टच करते थे और बॉल सीधे बाउंड्री क्रॉस होती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि शोएब अख्तर की जो बॉल आ रही है उसका मोमेंटम कैसा है? बहुत ज्यादा है। उसका मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स भी बहुत ज्यादा लगाना पड़ता था। तो ये लोग वहां पर फिजिक्स का बिल्कुल बहुत अच्छे से यूज किया करते थे। कैसे यूज करते थे? सचिन या सहवाग ऐसे किया करते थे कि उस बॉल को डायरेक्शन बताते थे, उस बॉल पे फोर्स लगाना पड़ता था उनको, बैट को टच किया यानी फोर्स लगा रहे हैं, तो वो जो फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को बहुत ज्यादा लगाते थे या कम लगाते थे? इन द केस ऑफ सचिन और सहवाग, जब वो बाउंड्री पे हिट करते थे बाउंसर को, तो सर वो बहुत कम फोर्स लगाते थे, लेकिन बॉल बाउंड्री के बाहर कैसे चली जाती थी? एक्चुअली में जब शोएब अख्तर ने बॉल डाली, उसका मोमेंटम ही इतना ज्यादा था कि आपको उसको बाउंड्री तक पहुंचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जिस डायरेक्शन में वो जा रही है वहां पे उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि आप फोर्स लगा रहे हो तो उसको सिर्फ आपको उसको डायरेक्शन देनी है। आप कमेंट्री सुनते होंगे, जैसे अभी आकाश चोपड़ा की सुनते होंगे, तो बोलता है कि बॉल को बहुत ही खूबसूरत दिशा दे दी गई है यहाँ पे और बाउंसर सीधे बाउंड्री पार छक्के के लिए। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किया करते थे। राहुल द्रविड़ तो ऐसे रोका करता था, मगर वो लोग ऐसे टच कर दिया करते थे जिससे कि बॉल बाउंड्री पे चले जाए। तो वो क्या करते थे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का ध्यान रखते थे और डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करते थे। अब एक और सवाल यहाँ पे, यानी कि मोमेंटम चेंज करने के लिए आप लोगों ने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। अगर आपको शोएब अख्तर की बॉल पे बैट्समैन बॉलर एंड पे सिक्स मारना है, यानी कि सीधे स्ट्रेट पे एम्पायर के ऊपर से, बॉलर के सर के ऊपर से सिक्स मारना है, तो उस बॉल पे सिक्स मारने के लिए फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा या बहुत कम? बहुत ज्यादा लगेगा। तो उस बॉल को हिट करने के लिए जो बहुत ज्यादा फोर्स लगता था, वो मोमेंटम भी चेंज अच्छा खासा करता था। बिल्कुल कि जब शोएब अख्तर ने बॉल डाली तो इधर जा रही है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सर, जैसे ही बैट्समैन ने यहाँ पे हिट किया उसको,
तो वो बॉल वापस इधर जाने लग जाएगी एक अच्छी खासी स्पीड से, लाइक 100 या 1 किलोमीटर पर आवर या 150 या हो सकता है इससे भी ज्यादा। तो बॉल का वेलोसिटी पहले इधर था, अब इधर हो गया, तो क्या हो गई, ये डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब कि मोमेंटम चेंज हो गया। मोमेंटम कैसे चेंज हुआ, जब उन्होंने बैट से फोर्स अप्लाई किया, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। राहुल द्रविड़ ने रोका था, उसके लिए अलग फोर्स लगा था। सहवाग सचिन ने बाउंड्री के पार बाउंसर को पहुंचाने के लिए अलग फोर्स लगाया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को उन्होंने ध्यान रखा, मोमेंटम को अलग तरीके से चेंज किया। और स्टेट पे बाउंड्री लेने के लिए एम्पायर के सर के ऊपर से, बॉलर के सर के ऊपर से सीधे सिक्स लेने के लिए, बाउंड्री पार निकालने के लिए, स्टेट पे छक्का मारने के लिए जो फोर्स लगता था वो अलग था। यानी कि जब आप डिपेंड करता है कि फोर्स कैसा लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज कौन डिपेंड कर रही है सर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आप किस डायरेक्शन में किस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, जिसपे आपका डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, किधर मूव करेगा और कितनी स्पीड से मूव करेगा। हमने बोतल वाले केस में देखा था ना, स्ट्रेट लाइन रोटेट कर रहा था, सर्कल में घूम रहा था। तो सुनिए आगे, अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, इसी फॉर्मूले से हम फोर्स का फॉर्मूला निकाल लेंगे। इसी को आगे सोल्व करके वो कैसे होता है वही बताऊंगा इस चैप्टर में। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ रहे होंगे, अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर चल रहा है, अगर आप लोगों को याद हो तो कहानियां ही सुननी है आज, और रोज नई नई कहानियों के साथ सुनने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ, आपके साथ, अपने साथ, और साथ ही साथ लेक्चर्स को भी अटेंड करते रहिए। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, और हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। दूसरी बात, अगर आप लाइव क्लास के टाइम पे अवेलेबल रहोगे तो आई विल बी अवेलेबल देयर टू सोल्व योर डाउट्स, टू सोल्व योर क्वेरीज। सो टेक योर टाइम एंड अटेंड द लेक्चर ऑन द प्रीमियर टाइम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आगे बढ़िए। तो आपने देखा कि तीनों बैट्समैन ने, सभी ने, राहुल द्रविड़ ने रोकने के लिए अलग फोर्स लगाया, सहवाग सचिन ने बाउंड्री पार करने के लिए बाउंसर को अलग फोर्स लगाया, और सीधे स्ट्रेट पर बाउंड्री मारने के लिए अलग फोर्स लगाया। तो मेरा ये सवाल, बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो बैट का और बॉल का जो कांटेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए होता है या बहुत कम टाइम के लिए होता है, सोच के बताओ। एक सेकंड से ज्यादा के लिए होता है, एक सेकंड से कम, आप बोलेंगे एक सेकंड से कम, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए हो रहा होता है। तो वो एक जो बहुत कम टाइम के लिए फोर्स अप्लाई करते हो आप बैट के थ्रू बॉल पे, उसको बोलते हैं हम इम्पल्स। उसका फॉर्मूला आता है I = फोर्स इंटू टाइम। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप इम्पल्स फोर्स लगा रहे हैं, इम्पल्स लगा रहे हैं, तो उस इम्पल्स का मैग्नीट्यूड कितना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स और टाइम ऑफ कांटेक्ट पे। अब एक सवाल, इस इम्पल्स को लगाने के लिए, इस इम्पल्स से बचने के लिए क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी बैट्समैन ने बॉल को हिट तो किया बहुत जोर से, बट वो बाउंड्री पार नहीं दे पाई, और बाउंड्री पे किसी ने उसको कैच कर लिया, फील्डर ने। तो आप देखते हैं कि जब भी बड़े कैच होते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से कैच आ रहे होते हैं या बहुत हाइट से जो कैच आते हैं, तो बैट्समैन फील्डर अपने हाथ को इस तरीके से क्या करता है, यहीं रोक देता है या पीछे लेके जाता है। आप देखते हैं कि जनरली फील्डर अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच रहा होता है बॉल को पकड़ने के बाद। ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बॉल को अगर वो इस तरीके से कैच कर लेगा तो बॉल की वेलोसिटी यहीं जीरो हो जाएगी। यानी कि अगर मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बॉल आ रही है और आपने उसको तुरंत में जीरो कर दिया, तो आपके ऊपर जो फोर्स का इम्पैक्ट होने वाला है वो इम्पैक्ट बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा हो सकता है हाथ भी टूट जाए। आप लोग डेली क्रिकेट खेले होंगे अपनी डेली लाइफ में, अपने बचपन में कभी अगर तुम लोगों को टाइम मिलता है, जैसे क्रिकेट खेल रहे होते हो तुम लोग, तो तुम्हें पता होगा इस चीज के बारे में। तो आप लोग देखते हैं कि बॉलर फील्डर जो होता है वो बॉल को कैच करने के टाइम पे अपने हाथ को पीछे खींच रहा होता है। उसका सिंपल सा रीजन होता है क्या, कि सर बहुत कम टाइम के लिए बॉल कांटेक्ट हो रही है और बॉल की स्पीड, बॉल का मोमेंटम, बॉल की वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर से तुरंत में जीरो कर देंगे, यानी कि रेस्ट में ले आएंगे, तो फोर्स तो बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा और वो फोर्स हमें हार्म कर सकता है। तो कम से कम फोर्स अप्लाई करने के लिए, कम से कम इम्पैक्ट ऑफ फोर्स के लिए हम उसको पीछे की तरफ खींच रहे होते हैं, जिससे कि उसकी वेलोसिटी जीरो होने के लिए उसको थोड़ा सा क्या मिल जाए, डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। आइए आज v² - 2s प्लांक वाला सवाल किया था कि जितने ज्यादा प्लांक रखेंगे, यानी कि 11 प्लांक रखे थे तब जाके वेलोसिटी बॉल की जीरो हुई थी। अगर वो एक ही प्लांक को खींचते हुए चला जाता तो बहुत ज्यादा उस पर फोर्स इफेक्ट होता है, और हो भी नहीं रही थी एक से, तो टोटल कितने प्लांक लगे थे, 11। उसी तरीके से अगर आप हाथ से रोकना चाहते हैं बॉल को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस बढ़ा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो जो रिटार्डेशन लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू, उसका इम्पैक्ट कम आ रहा होगा, जिसकी वजह से आपके हाथ में बहुत ज्यादा चोट नहीं लग रही होगी। यह हमें कौन बताता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम की बात हुई, इंपल्स की बात हुई, आगे बढ़ जाइए थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों से क्या बोलता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों से बोलता है
इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, हमारे सोलर सिस्टम में, पैरेलल यूनिवर्स की तो नहीं बात कर रहे हैं, हमारी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, हमारी गैलेक्सी एंड्रोमेडा की बात कर रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट पे, अगर एक ऑब्जेक्ट पे कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट जब फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, एक अच्छा सा इंसान बनाते हैं हम यहाँ पे इस बार, और ये क्या कर रहा है, हमारा फोर्स अप्लाई कर रहा है। वो इस तरीके से यहां से क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है सर इस पे। तो जब इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस पे धक्का दे रहा है, तो जितना फोर्स इसके हैंड इस ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे उतना ही फोर्स ये ऑब्जेक्ट इसके हैंड पे लगाएगा। या ये मान लीजिए एक बॉल ऐसे रेस्ट में है, एक बॉल ऐसे मोशन कर रही है, ये v इक्वल टू 0 और इसकी कुछ वेलोसिटी है, u इक्वल टू 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब ये इसको हिट कर जाएगी तो उसके बाद ये सेकंड जो बॉल है 1 और 2, ये सेकंड बॉल है उसकी कुछ वेलोसिटी v हो जाएगी, उसकी कुछ वेलोसिटी v1, इसकी कुछ वेलोसिटी v2 हो जाएगी। तो आप देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था उसकी क्या आ गया, मोशन, और इस ऑब्जेक्ट पे क्या गया, इसकी वेलोसिटी कम हो गई। जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा होगा तो सेम फोर्स वो ऑब्जेक्ट, जैसे कि जितना फोर्स ये बॉल नंबर 1 बॉल नंबर 2 पे लगाएगी, उतना ही सेम फोर्स बॉल नंबर 2 बॉल नंबर 1 पे लगाएगी। इसको बोलते हैं सर, एवरी एक्शन इन द यूनिवर्स हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन इन द यूनिवर्स हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि दुनिया में जितने भी फोर्स हैं एक दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं, उनका जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है वो हमेशा इक्वल होता है। यानी कि F1 इज इक्वल टू F2, सही सही क्वेश्चन है क्या, नहीं, F1 इज इक्वल टू माइनस F2 इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है कि सर अगर F1 को आपने पॉजिटिव लिया है तो F2 की डायरेक्शन अपोजिट है, इसका साइन चेंज होगा ही होगा। बट एक चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 2, यानी कि जितना फोर्स F1 2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स 2 1 पे लगाएगा। इसको ऐसे पढ़ते हैं, फोर्स ड्यू टू 1 on 2, force on 1 due to 2, force on 2 due to 1, ऐसे पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ A with respect to B। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि ये बॉल जितना फोर्स इस बॉल पे लगाने वाली है उतना ही फोर्स ये बॉल इस बॉल पे लगाने, यानी कि बॉल नंबर 1 2 पे जितना फोर्स लगाएगी उतना ही फोर्स बॉल नंबर 2 बॉल नंबर 1 पे लगाएगी। फोर्स जो लगते हैं वो सेम डायरेक्शन लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, सर अपोजिट डायरेक्शन लगते हैं, सामने दिख रहा है। फोर्स जो लग रहे होते हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है या इक्वल होता है, सर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। सबसे जरूरी एक और सवाल, ये जो फोर्स लगते हैं, ये जो फोर्स लगते हैं इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट ये एक ही ऑब्जेक्ट पे लगते हैं या दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं हमेशा, सर ये हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगेंगे, कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा। और न्यूटन ने कहा था कि इस दुनिया में जितने भी एक्शन है उन सबका क्या है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन है। इसके बारे में और डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद में हमें ये सब चीजें पढ़नी जिनके बारे में हमने बात करी कि न्यूटन साहब के जमाने की वजह से हम लोग किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, बंदर की, थ्रेड की, एप्पल की, ट्री की, पुली की, वेज की। बट एक छोटा सा टॉपिक जिसको बोला फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, ये क्या होता है। तो आपको एक चीज बता दूं, जब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे हमारा 11th क्लास का, तो वहां पे आप लोग फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो हमारा चैप्टर है, वहां पे आप लोग पढ़ोगे फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। दुनिया में 4 ही तरह के फंडामेंटल फोर्सेज हैं, बाकी सब ये टाइप तो बनाया गया है। वो जो 4 टाइप के जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं इन नेचर, वो कौन कौन से हैं एक बार उनको देख लीजिए, बता देता हूं आप लोगों को। ग्रेविटेशनल फोर्स एक तो ग्रेविटेशन है, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स। बाकी सारे फोर्स, जितने भी फोर्स है जो फंडामेंटल फोर्सेज है नेचर में, वो सिर्फ कितने टाइप के, 4 के, बाकी सब तो बनाए गए फोर्स हैं। इसके बारे में आपको पता है, इसके बारे में आपको पता है, ग्रेविटेशनल पढ़ लिया हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया, हमें पढ़ना है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और हमें पढ़ना है वीक न्यूक्लियर फोर्स।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। एक और बात सुन लो, ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं लेनी है, यानी कि हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए, इनको हम बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, बट हमें इनका नॉलेज होना चाहिए। तो आप लोगों ने सुना होगा कि केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसको हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये सर पढ़ा। एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है, ये सर होता है। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, करेक्ट। एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, यस सर नहीं छोड़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। तो वो जिस फोर्स से टाइटली पैक किए जाते हैं, टाइटली बाउंड किए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। और वीक न्यूक्लियर फोर्स सर ये रिएक्शंस में काम में आता है। आप लोग मराठी में बोले तो विघटन वाली, यानी कि वो जो टाइमलेस वाली रिएक्शंस पढ़ेंगे। कोई बड़े बड़े आपके जो कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं, बड़े ज्यादा मास नंबर वाले एलिमेंट, आप देखते हैं कि उन पर थोड़ी सी रिएक्शन से वो टूट जा रहे होते हैं। तो वो बड़े एलिमेंट जो टूट जा रहे होते हैं थोड़ी सी रिएक्शन से, यानी कि इससे पहले वो बड़ा एलिमेंट जो बना था बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके, वो किसी फोर्स से बाउंड था। तो वो रिएक्शन जो थोड़ी सी टूट जा रहे हैं उसमें कौन सा फोर्स लगता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, उस एलिमेंट को बांधने में। और डिटेल में बात करेंगे इसकी, अल्फा बीटा इन सब के बारे में, बट ये थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। अभी आपको इतने भारी ज्ञान की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एक और बात, यहाँ पे जो ये चार ही टाइप के फोर्स है नेचर में, फंडामेंटल फोर्स, ये चार फंडामेंटल फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ये है। और सबसे वीकेस्ट फोर्स पता है कौन सा है? ग्रेविटेशन है। सच में? जी हाँ, दुनिया में नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशन को बोला जाता है। बट ग्रेविटेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट एप्लीकेशन बताऊं तुम्हें? ब्लैक होल में जाके देखो एक बार, वार्म होल जब प्रूफ हो जाएगा तो उसके अंदर जाके देखना एक बार, तब आपको पता लगेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स बेहतर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या बहुत ज्यादा वीक है। तो मेरा ये मानना है कि आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर को हम यही रोकते हैं और कल से इसको सिस्टमेटिकली यानी कि फोर्सेस से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे लगता है कि आज आपको मेरी भावनाएं समझ में आ रही होगी। साथ ही साथ आप लोगों ने इस कहानी को ध्यान से सुना होगा और हमें इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिला है। बताने को बहुत कुछ है अभी मेरे पास, बट टाइम की शॉर्टेज और तुम्हें बोर ना करते हुए, हंसाते हुए, मनोरंजन करते हुए अगर हमें चलना है तो हम एक तरीके से चल रहे हैं जैसे अभी तक चलते हुए आए थे। बस आप लोगों से एक ही यहाँ पे रिक्वेस्ट बोल दो कि आप लोग लेक्चर को लाइव प्रीमियर के टाइम पे देखें, जब मैं भी आपके साथ कमेंट सेक्शन में अवेलेबल रहूँ। आज का चैप्टर यहाँ खत्म कर देते हैं हम लोग, आज का लेक्चर यहाँ रोक देते हैं, चैप्टर को कल से फिर आगे बढ़ा रहे होंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, अपना ध्यान रखें, अपनी कहानियों का ध्यान रखें, अपनी भावनाओं का ध्यान रखें, जज्बातों का ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें और किसी को परेशान ना करें। धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू गाइस, सी यू सून, आई होप समडे।